हाँ जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप एनडीए 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, तो अनअकैडमी पे आप सभी के लिए बम्पर ऑफर है। यदि आप 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 12 महीने का आपको एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये और यदि 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो बाकी 6 महीने का एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आज लास्ट डेट है, आज तक ये अप्लीकेबल है, आज 8 से 11 मार्च तक। ठीक है, चलो अगला देखो, यदि आप सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ का तैयारी कर रहे हो 2022 एस्पिरेंट्स हो, यदि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो बाकी 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको जो है एसएसबी का फ्री मिलेगा। 6 महीने पे जो है आपको 6 महीने का एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, तो आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, और ये सारे ऑफर्स अनलॉक कर सकते हो। साथ में यहाँ पे ध्यान दो, यदि एनडीए फर्स्ट के जो है आप 2022 बैच के एस्पिरेंट्स हो, तो आपके लिए ये 16 मार्च से जो है प्रैक्टिस बैच आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर इसमें क्लास ले रहे हैं, तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो 9 मार्च से आपके लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो चुका है। सभी टॉप एजुकेटर इसमें क्लास ले रहे हैं, तो आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। या फिर एनडीए फर्स्ट के अगर एस्पिरेंट्स हो, तो ये प्रैक्टिस बैच आपका 9 मार्च से भी एक शुरू हो चुका है, जिसका नाम एस एनडीए फर्स्ट के नाम से है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी टॉप एजुकेटर इसमें जो है आपके प्रैक्टिस करवा रहे हैं एनडीए फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप सब्सक्रिप्शन लेकर के इन बैचेज को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन जो है लेते वक्त आपको रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, सारा कैपिटल में, एक ही में। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी प्राइस होगा उस पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे महा मैराथन 6। ये मैराथन का 6 पार्ट है और आपको पता है ये सीरीज़ हमारी कब तक चलेगी, एग्ज़ाम तक। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आते तब तक आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जो है करते रहो करते रहो करते रहो। आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 80% से ऊपर क्वेश्चन गारंटी मैंने आपको पहले ही दे रखी है। क्वेश्चन बस करते जाओ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एडवांस लगता है कि भाई एडवांस करना है, एडवांस करना है, एडवांस पार्ट करना है, मतलब क्वेश्चनों का एडवांस नहीं कह रहा मैं, एडवांस पार्ट। तो इसके वाले मतलब ये जो हमारा महा मैराथन 6 है, इसके अंदर मैंने एडवांस पार्ट ज़्यादा डाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें एंगल B और एंगल C के अंतर्दिक बिंदु ऊपर प्रतिचित करते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। अब इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर किस पे कटते हैं? ऊपर कटते हैं। बात समझ में आ गई? ये अगर बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल 1 है, ये 1 और 1 मान सकते हैं, ये 2 और 2 मान सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि एंगल BAC अगर 50 डिग्री है, अगर मेरा BAC अगर ये मेरा 50 डिग्री है, तो उसने पूछा है BOC कितना होगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है, एंगल BOC का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस का एंगल A/2। अगर बड़ा वाला पूछा है तो क्या होगा? 90 प्लस होगा, मतलब 90 से A/2 प्लस होगा। और अगर नीचे छोटा वाला पूछा होता, कुछ छोटी वाली फॉर्म पूछी होती, तो उसका क्या होता? माइनस का A/2, 90 माइनस का A/2। फिलहाल तो ये पूछा नहीं है तो उसे हटा दो। तो इस वाले फॉर्म में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है? 90 का 90। अब A की वैल्यू क्या दे रखी है? मेरी 50 दे रखी है ना, BAC भी तो A ही है, तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50/2 कर दो, कट के आ जाए कितना? 25। तो 90 प्लस 25 कितना हो गया भाई मेरा? 115। तो 115 डिग्री इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो इस वाले जो हमारा PDF जो मैंने बनाया है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हल्के से ब्लर हैं, और ये लास्ट PDF है, इसके अंदर थोड़े से ब्लर हैं। अगली बार आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लर नहीं मिलेगा। क्या है कि पूरा जो है क्वेश्चन स्कैन करना पड़ता है, मतलब एक सीरीज़ होती है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, स्कैन करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, वो जब मैं PDF बनाता हूँ पावर पॉइंट में, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अब मैं एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सिलेक्ट करके फिर जाके उसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो इससे ब्लर नहीं आएगा। तो ये लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो एक दिन की बात है। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आरेखी में आपको दिख रहा होगा कि ये AB पैरेलल टू CD, ये हमारा AB मान लो, ये हमारा CD मान लो। बात समझ में आ गया? हटा दिया। पैरेलल CD दे रखा है। अब x का मान ज्ञात करना है, मतलब ये पूरा एंगल मुझे बताना है। कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है। देखिए आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये अभी 10th वाला तो रहा नहीं कि आपको पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्शन करो, तो आप सीधा कर लो कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? एक कंस्ट्रक्शन मैंने कर दी, तो सीधी एक ऐसी लाइन खींच दो। अब आपको पता है 40, तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 40 हो जाएगा। समझ में आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 35, तो ये भी कितना हो जाएगा? 35। दोनों को करेंगे कितना आएगा मेरा? 4, 5, 6, 7 कितने हो गए? 75। अब पूरा कितना होता है? 360। तो 360 डिग्री में से अगर मैं 75 माइनस करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? देखो मुझे पता है 300 में से अगर 75 घटाऊंगा तो लगभग 200 कुछ मिलेगा, 250 तो मिलेगा ही मिलेगा ना। ये तो 185 और 175 तो वैसे ही कट गए। अब बचा आपका 272 और 285, तो माइनस करके देखना तो क्या मिलेगा आपका? 285। क्योंकि अगर यहाँ पर 350 होता तो क्या कहता मैं? 200 प्लस का 150 कहता। अब 150 में से 75 जाएंगे तो 75 बचता है ना,
तो ये 275 बन जाता, लेकिन यहाँ पर 60 है तो यहाँ 10 और जुड़ जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 85। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन एडवांस के हैं इस बार, एक आदि होगा जो इधर उधर का होगा, बाकी सारे मैंने एडवांस के डाले। कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो बना दो एक, मैंने ऐसे ट्राइंगल बना दिया, थोड़ा साफ बनाता हूँ, ये लो आपका ट्राइंगल बन गया। तो आपका ये ए बी सी नाम रख देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब उसने बोल रखा है ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। अब उसने एक और चीज़ बोल रखी है, बी ए को डी तक बढ़ाया गया, तो बी ए को मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ गया ये, डी तक। ये डी पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, डी तक बढ़ाया गया ताकि ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाए। तो ए बी जो है वो ए डी के बराबर हो जाए। कोई नहीं, ऐसे मिला दो उसे, जब भी कुछ ऐसे मिलाया तो यहाँ राइट ट्रायंगल बन गया ये। तो बी सी डी क्या है, बी सी डी किसके बराबर, तो बोला बी सी डी किसके बराबर है। देखो राइट है तो ऑब्वियस सी बात है 90 इसका आंसर होगा, और ये 10th का क्वेश्चन भी है, आपने कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर ये इसके बराबर तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ये इसके बराबर तो क्या एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करते हैं तो क्या आएगा मेरा 180 डिग्री आएगा ना भाई, चारों एंगल मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब ये देखो एंगल 1 को क्या मैं एंगल 2 कह सकता हूँ, बिल्कुल सही, तो 2 का 2 कर दो, 3 का 3 रन दो। क्या मैं 4 को 3 कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि चारों ही बराबर है हमारे भाई, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, चारों ही बराबर हो गए हमारे। ये इक्वल टू 180 डिग्री, दो कॉमन ले लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, 2 कट गया, कितना गया 90 डिग्री। और एंगल 2 और एंगल 3 का मतलब क्या है, एंगल सी ही तो है, और एंगल सी क्या है मेरा एंगल बी सी डी, कितना आ जाएगा मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 90। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक मिनट, इसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइडें बराबर होती है। समकोण मतलब होता है ये हमारा 90 डिग्री वाला एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और विषमबाहु का मतलब होता है स्केलन, जो कोई भी ट्रायंगल होता है, ये कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो गया, कोई भी मान लो, समझ में आ गई ये। अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज मतलब किसी ट्रायंगल, एक साफ कर दूँ हल्का सा, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक, कहने का मतलब ये हमारे एक ट्रायंगल बना दिया, बस समझ में आ गया। ये कह रहा है इसके शीर्ष मतलब सर पे जो है, सर का मतलब एंगल ए का जो है ना उसका समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, इक्वल बाइसेक्टर, मतलब हमने इस एंगल को ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरा बराबर हो गया, समझ में करे तो फिर त्रिभुज होगा। एक सेकेंड, ये हमारा त्रिभुज बन गया, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। एक बार क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ता हूँ, देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण, मतलब ये हमारा शीर्ष का कोण है एंगल ए का समद्विभाजक त्रिभुज के आधार, आधार मतलब क्या है मेरा बी सी, क्या है मेरा बी सी, बी सी को समद्विभाजित करे, अगर वो बी सी को काट रहा है, मतलब ये और ये बराबर काट रहा है, ये जो लाइन जा रही है वो ऐसे काट रही है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना है ये कौन सा त्रिभुज है, मतलब एक लाइन एंगल ए को काट रही है और बी सी को काट रही है, तो ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है, उसने ये पूछा है, इक्विलेटर है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है या स्केलन है। बात समझ में आ गई। तो हम इसे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन देखिए अब मैंने क्या करा, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ ई डाल दिया, इसका नाम डाल दिया डी, कोई दिक्कत नहीं है, और डी को इस तरह से बढ़ाया गया है कि हमारा जो ये वाली साइड है बराबर हो जाए, मतलब ये हमारा ऐसे बराबर हो जाए। बात समझ में आ गई। यही अब देखिए इस वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल देखना है आपको, ठीक है। ये अब आपको पता है ये साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट, और ये साइड इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी ए बी साइड है वो हमारी ई सी के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है आपको। देखो थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये देखो मैंने हल्का सा साफ कर दिया, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो दोनों क्या हो गए हमारे जो है सॉरी क्या कहते हैं कॉन्ग्रेंट हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। बात समझ में आ रही है, ए बी सी के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए, आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है। देखिए आपका 1 जो है बराबर है, तो क्या मैं एंगल 1 एंगल 3 बराबर नहीं मान सकता, अगर मैं एंगल 3 रख लूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको प्रॉपर्टी पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, समझ में आ गया ये, और एंगल 1 ही
मेरा एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तीनों बराबर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। और अगर ये तीनों बराबर है तो क्या 2 और 3 बराबर है? 2 और 3 बराबर, तो ये साइड इसके बराबर हो गई। बात समझ में आ गई? ये तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। बात समझ में आ रही है? देखो गोला कर देता हूँ, ठीक से देखना। ये वाली साइड इसके बराबर तो दे रखी है और ये वाली साइड मैंने इसके बराबर अभी करी है। जब एंगल बराबर साइड बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये साइड है बिल्कुल सही। और अगर दो साइडें आपस में बराबर हो गई तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 2 आइसोसेलेस। इक्विलेटर इसलिए नहीं क्योंकि ये वाली साइड का कोई किसी से कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, तो इसलिए आपका आइसोसेलेस बनेगा। हालांकि क्वेश्चन ये जो है हमारी 9th की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, लेकिन मैंने आपको फिर भी सॉल्व करवा दिया। हालांकि सॉल्व कराना बनता नहीं है, ये ऐसे ही हो जाता। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो ये आइसोसेलेस ही बनेगा और कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी भुजा बी सी। देखो मैं बताता हूँ, पहले मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, इसका नाम है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। अब क्वेश्चन की देखो रिक्वायरमेंट कुछ और आ गई, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट आ गई, कह रहा है कि बी सी ये रहा, सी ए और ए बी पर पॉइंट दे रखे हैं डी ई एफ। तो यहाँ पर पॉइंट है मेरा डी, यहाँ पर पॉइंट है मेरा ई और यहाँ पर पॉइंट है मेरा एफ। बात समझ में आ गई? ये देखा है समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर है? देखो पहले इन्हें मिला दिया जाए। अगर ये मिला दिया है तो एक बात बताइए मुझे, देखिए यह क्या पूरा एक पैरेललोग्राम नहीं बन रहा? देखो मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी बताता हूँ। हालांकि इसका आंसर है वो मुझे पता ही है, सभी को पता है। ये और ये और ये और ये चारों को 1 1 1 मान लो, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का अंदर वाला जो है वो 1/4 होता है, ये तो पता ही है। अब बी डी एफ पूछा है, बी डी ई एफ ये वाला, तो ये वाला क्या है? आधा है ना किसका? ए बी सी का, तो आधा हो जाएगा ए बी सी का। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 1। ये पूरा जो है ना पूरा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो बस वही है। ठीक है, तो आधा हो जाएगा ए बी सी का, ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे बना। ठीक है, ये इसका आंसर तो आप ये 1 मान ही लो। कैसे बना देता हूँ, देखो ये इसके पैरेलल है, दे ही रखा है आपके, पैरेललोग्राम है ना एक तरह से, ये पैरेलल हो गया। तो ये भी, ये अगर पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो गया, और अगर पैरेलल हो गया तो पूरा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम को जब कोई डायगोनल जाता है तो दोनों का एरिया बराबर में बांटता है ना, तो इसी प्रकार से इसका एरिया बराबर, फिर इस वाले का एरिया इस वाले का एरिया बराबर। ठीक है, और इस वाले का एरिया इस वाले का एरिया बराबर, इसलिए चारों का एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। फिर वही हमने प्रॉपर्टी लगाई जो मैंने भी बताई थी आपको कि क्या होगा, यह बी डी ई एफ का क्या होगा? हाफ ए बी सी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? और किसी के नहीं, 1/3 नहीं बनेगा। डी एफ तो वैसे छोटा तो नहीं बनेगा, और हाफ डी एफ तो वैसे भी नहीं बनेगा। जो खुद छोटा है तो उसका और छोटा कर दो, क्या फ़ायदा है? समझ में आ गया? चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका डी 90 डिग्री है। कह रहा है एक वृत्त सी और ओ भुजाओं ए बी सी डी और डी ए क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। कहने का मतलब ये है कि देखो ये एक हमारा चतुर्भुज मान लो। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, एक मिनट ऐसे कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ठीक है, ये या फिर एक काम करो, थोड़ा साफ बना देता हूँ, देख लो। हाँ अब एकदम साफ बन गया। कह रहा है इसका नाम है ए बी सी डी, तो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, डायग्राम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, चक्कर में मेरे को करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इसके पीछे सर्कल दे रखा है जो ए बी सी सी डी को पॉइंट पी क्यू आर और एस पे स्पर्श करता है। तो ए बी को करता है पी पर, तो पहले एक सर्कल बना देते हैं। लो ये कुछ मेरा ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, करके देख लेना। तो ये पी पर, क्यू पर, आर पर और ये एस पर स्पर्श करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब उसने बोला है कि अगर बी सी की वैल्यू 38 है, बी सी अगर हमारा पूरा 38 दे रखा है, ठीक है पूरा मेरा 38 है, सी डी मेरा, सी डी पूरा कितना दे रखा है? 25 दे रखा है पूरा। ठीक है, ये और बी पी की वैल्यू 27 है और बी से लेकर पी तक का 27 दे रखा है। तो रेडियस का मान क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो आपको पता है टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अगर 12 होते हैं तो बाहर से किसी एक पॉइंट से आ रहे होते हैं। तो बी पी 27 है तो बी को कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझ में आ गया? 38 में 27 गए, कितने बचेंगे? 11। तो ये कितना है? सी को कितना बचेगा? 11 बचेगा। अगर ये 11 तो ये भी कितना हो जाएगा? 11। समझ में आ रहा है? अब 25 में से 11 गए, कितने बचे मेरे? 14। तो ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब एक बात आता हूँ आपको, ये अब ये 90 डिग्री और टेंजेंट जहाँ स्पर्श करते हैं, मतलब यहाँ पर टच करते हैं, टेंजेंट वो भी 90 डिग्री होता है।
तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये मेरा 14 है तो नीचे वाला भी 14 हो जाएगा, और ये 14 है तो सामने वाला भी 14 हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी मेरी 14। बात समझ में आ गया। तो रेडियस का मान क्या हो जाएगा मेरा 14। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अब तैयारी का टाइम आ गया, तैयारी करना चालू कर दो। कह रहा है त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। ठीक है, समरूप का मतलब मैं बताता हूँ आपको, सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर, एक जैसे दिखने में। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे होंगे, ये ऐसे मान लो और चाहे ये ऐसा मान लो। ठीक है, एक ही बात, सिमिलर है दिखने में ये। तो ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 9 और DEF का क्षेत्रफल दे रखा है 16। अगर BC की वैल्यू ABC में ही आएगी, अगर BC है मान लो, ये BC की वैल्यू अगर दे रखी है 2.1, तो EF की वैल्यू से मेरे से पूछिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि दोनों एरिया का जो हमारा रेशियो होता है, मतलब 9/16, या फिर डायरेक्ट करवाने से अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि ट्रायंगल ABC अपॉन में ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू किसी भी साइड का स्क्वायर, किसी भी साइड की रेशियो का स्क्वायर। तो यहाँ दे रखा है BC दे रखा है, तो BC का स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर। बात समझ में आया? इसी फॉर्म में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। करके देख लो। देखो हमारे क्या दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, ये कितना है मेरा 2.1 का स्क्वायर है, और ये कितना है मेरा EF का स्क्वायर है। तो EF की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। अब आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रूट कर दो इन्हें। तो रूट करेंगे तो कितना बनेगा 3/4 2.1/में EF। बात समझ में आया? जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो EF की वैल्यू कितनी आएगी 2.8। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 2.8। बात समझ में आई? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot थीटा की वैल्यू अगर 12/7 दे रखी है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 प्लस का 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 माइनस 2 कॉस थीटा। -1 का वैल्यू क्या होगी, मतलब मान निकालना वैल्यू। तो ये चार आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, कैसे करना है देखो, इसमें हल्का दिमाग लगाना है। अगर मैं यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2 1 प्लस का साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? कर दिया। और 1 माइनस का साइन थीटा तो पहले ही दे रखा है। यही सेम चीज़ अगर नीचे करूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा मेरे 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे भी क्या होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? ये अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? तो वही बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है मेरी? जब कॉट की वैल्यू क्या है 12/7, तो कॉट स्क्वायर क्या होगी 12/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में यहाँ -1 दे रखा है, तो यहाँ पर भी -1 कर दो, तो यहाँ पर भी क्या -1 कर दो, तो यहाँ भी -1 कर दो। तो 12 कितना हो गया 144, 7 7 जा 49 हो गया, माइनस का 1। तो सॉल्व नीचे तो क्या आ गया मेरा 49 आ गया, और नीचे 49 आएगा तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही है 49। लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें माइनस करना है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर क्या दे रखा है 12/7 दे रखा है, और 7 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है किसी प्राइम नंबर से ही कट, अपने टेबल वाले से ही कट पाएगा, और अपना टेबल वाला यहाँ कोई इसे दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं होता, 6 होता या फिर जो भी 3 होता, तो हो सकता है कि उस फ्रैक्शन को काट रखा हो। लेकिन फिर भी माइनस कर देना, तो कितना आएगा 144 माइनस का 49। समझ में आ गया? तो कितना आएगा 95। तो कितना बनेगा ये 95/49 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे कह रहा है साइन थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 3। इस 3 को थोड़ी देर के लिए गोली मार दो। साइन थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो ये 10th में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर था 7 प्लस का tan स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर। आपको याद होगा 10th क्लास में। और +3 और अगर ऐड कर देंगे तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन 2 है। लेकिन भाई हमें तो पूरा कराना होता है, तो पूरा एक बार ठीक से देख लो। ठीक है, बस यही है। 3 को तो एकदम अलग रख दो, 3 को तो बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ठीक है, जमा 2ab 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसे ऐसे लिख दो। अब ऊपर वाले करेंगे तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर
जमा 2ab, 2 कॉस और सेक। आपको पता है सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos होता है ना, तो ये तो ऐसे कट जाएंगे। और कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो 2 और 2 तो यहाँ मिल गए, 3 पहले दे रखा है, कितने मिल गए मुझे, 2 और 3 कितने हो गए, 5 6 7, 7 तो मुझे पहले ही मिल गए। अब मेरी कौन सी वैल्यू बची, ये वाली, एक ये वाली वैल्यू बची और एक ये वाली वैल्यू बची। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 और मिल गया, 8 तो मुझे मिल गए। इसका मतलब 7 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं का तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अब बचे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर। हमारा आंसर तो बन जाता 8 प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर, पर यहाँ कॉस और कॉसेक नहीं दे रखा, मतलब सेक और कॉसेक नहीं दे रखा, सिर्फ टेन और कॉट दे रखा है। इसका मतलब मुझे इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है भाई मेरा, 1 प्लस का कॉट होता है, ये होता है कि नहीं होता, तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक का मतलब क्या होता है मेरा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। करके देखिए, अब ये 1 और 1 कितने हो गए, 2, और ये 8 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, टेंथ में आपने करा होगा ये, उसी में थोड़ा बहुत 3 घुसाड़ के दिमाग लगाने को कह दिया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सीधा 7 पे आंसर मारते हैं वो रटा हुआ होता है इसलिए। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी किस पे आ गया, टिग्नोमेट्री पे। तो कह रहा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन में सेक्स स्क्वायर 50 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस का 4 कॉस एक्स स्क्वायर 58 डिग्री और माइनस का 4 कॉट स्क्वायर 58 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपको इनकी वैल्यू बतानी है। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, देखिए आपको पता है ए मतलब ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या आता है 90 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज़ को, ए प्लस बी करते हैं तो 90 डिग्री आता है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ चीज़ को, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का 20, ठीक है ये, बट कॉस 70 को कह सकता हूँ मैं कॉस 90 माइनस कितना 20 डिग्री कह सकता हूँ, जो आपने 10th में करा होगा, कॉस 90 माइनस 20 डिग्री, तो इसका क्या बनेगा मेरा साइन 20 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये तो साइन 20 डिग्री बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, चलो तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और ये क्या बनेगा मेरा साइन स्क्वायर 20 डिग्री। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ तो मेरा आ गया 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको कोई करते हैं, सेक्स स्क्वायर 50 डिग्री कॉट स्क्वायर 50 डिग्री। पहले हम सेक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, सेक्स स्क्वायर कन्वर्ट कर दीजिए चाहे कॉट को कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, देखिए सेक्स को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ जो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा मेरा कॉस एक्स स्क्वायर 40 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही है ये। अब आपको पता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ भी क्या आ गया 1। तो यहाँ इस वाली वैल्यू से तो मुझे 1 मिल गया, इस वाली वैल्यू से मुझे 1 मिल गया, तो 1 हमने साइड में रख लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से मुझे आपको 4 कॉमन दिख रहा होगा, 4 तो मैंने पहली बार रख लिया। अब यहाँ देखिए क्या बचा है मेरा, यहाँ बचा मेरा कॉस एक्स स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, माइनस का कॉट 58 डिग्री और 10 32 डिग्री। बात समझ में आ रही है ये। अब आपको पता है किसी एक को कन्वर्ट करो, कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसमें किस में करना पड़ेगा कॉट में, तो 10 32 को मैं कॉट 58 कह सकता हूँ, बिल्कुल सही कॉट 58 कह दूंगा। और कॉट 58 क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर 58 डिग्री क्या बनेगा कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। आपको पता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, क्या बनेगा 4 इंटू 1, और यहाँ पहले ही 1 दे रखा है तो इसका आंसर बनेगा 1 प्लस का 4 इंटू 1, जिसका मतलब क्या है मेरा 1 प्लस 4, और आंसर क्या बन जाएगा 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ये जो है किसका है हाइट एंड डिस्टेंस का है। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण जमीन पर किसी बिंदु एक्स पर 60 डिग्री है। देखो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ डायग्राम है ये, ठीक है, बिंदु ज़मीन पे क्या है एक्स, और यहाँ पे कितना जा रहा है 60 डिग्री, कहाँ से क्यू से, तो ये हमारा हो गया क्यू और नीचे हो गया पी। ठीक है, पी क्यू के शीर्ष, शीर्ष हमारा क्यू है ना इसलिए बोल रखा, शीर्ष मतलब टॉप, एक्स से 40 मीटर ठीक ऊपर, तो इससे 40 मीटर ऊपर गया मैं, ठीक है 40 मीटर ठीक ऊपर गया, ठीक ऊपर जाते ही बिंदु वाई आता है। बिंदु वाई से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना जा रहा है मेरा 45 डिग्री, कितना दे रखा है मेरा 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखिए आप इसे अगर मैं एच मान लूँ, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो मीनार पूरे की ऊंचाई क्या है मेरी 40 प्लस एच, कितनी है 40 प्लस एच, और मुझे इसी की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। तो देखिए अगर ये 45 डिग्री है
तो ये एच है तो नीचे वाला भी एच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बे दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये एच है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बात समझ में आई है। अब आपको सिर्फ ये वाला देखना, सिर्फ 60 वाला, बाकी सब भूल जाओ। अब आपको इसको देखना है। 45 का काम खत्म हो गया, ठीक है, ये सब भूल जाओ, किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये अब देखिए, अब ये 60 है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 के सामने वाला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर 30 के सामने वाला अगर नीचे वाला 1 है, ठीक है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा मेरा, √3 1 होगा। बस समझ में आ गया। अब 30 के सामने वाला अगर ये मेरा एच है तो 60 के सामने वाला क्या होगा, √3h, क्या होगा, √3h। और √3h किसके बराबर वैल्यू है भाई, h+40 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 40 + h है। क्योंकि भाई ये हमारा h है तो ये क्या होगा, √3h हो जाएगा पूरा। और यही √3h क्या है, h+40 के बराबर है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। जब इसे यहाँ भेजेंगे तो कितना बनेगा मेरा, √3h माइनस का h = 40, h कॉमन आ गया, कितना आ गया मेरा, √3 माइनस का 1 = 40। तो h की वैल्यू जो इनडायरेक्टली बनेगी क्या बनेगी मेरी, 40 √3 प्लस का 1 अपॉन में √3, और जो है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, कितना बनेगा 2। 2 से काट दोगे कितना बनेगा मेरा 20। तो 20 √3 + 1 इसकी वैल्यू बनेगी। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू ये रैशनलाइजेशन कर लेना। तो अब देखिए, एक बार साफ करता हूँ हल्का सा। देखिए, अब आपको h की वैल्यू क्या हो गई, 20 प्लस का √3 प्लस का 1 आपको मिल गया। तो 20 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। तो 1.73 मल्टी प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 2.73, कितना हो जाएगा 2.73। कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट कटना है यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 273 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है मेरा, 546 मिलता है। 546 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 54.6। अब 54.6 मेरी आ गई एच की वैल्यू, लेकिन पूरे मीनार की वैल्यू मतलब पूरी जो मतलब जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ टावर वो कितनी है मेरी, 40 और है ना। तो 54 में 40 और ऐड करोगे कितना बनेगा मेरा, 94। तो 94.6 हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन 2 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ये 94.6 दे रखा है ना, सॉरी कित पे लगा दिया मैंने, 4 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ये 96.4 दे रखा है ना, 6 मतलब 96.64 दे रखा है ना, इसी वजह से मुझे ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, वरना मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली छोड़ देता। क्योंकि यहाँ 54 दे रखा है वो भी नहीं होगा, 64 दे रखा है वो भी नहीं दे रखा, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 के चक्कर में ये मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ गया, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली या रेशियो नहीं कर सकते। समझ में आया। आगे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, के का मुझे मान निकालना है। के किस मान के लिए समीकरण, मतलब जो इक्वेशन है, x प्लस का 2y प्लस का 7 = 0 और 2x प्लस का ky प्लस का 14 ये संपाती रेखा है। संपाती मतलब क्या है, कोइंसिडेंस, ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट हो गई हमारी, ठीक है। अब कोइंसिडेंट अगर होती है तो हमें यह बताइए कि a1 अपॉन में a2 = b1 अपॉन में b2 = c1 अपॉन में c2। और अगर हमारी इंटरसेक्ट होती, मतलब ये कट रही होती, कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर एक रखा जा रही है, अगर इंटरसेक्ट होती तो हमारी क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। और यही अगर पैरेलल होती तो क्या होता मेरा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। बस समझ में आ गई। चलो, तो अभी तो हमारा कोइंसिडेंट है तो हमें सिर्फ ये वाला रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ्रैक्शन है, तो a1 कितना है भाई मेरा 1, a2 कितना है मेरा 2, ठीक है, इक्वल टू b1 कितना है भाई मेरा, b1 कितना है मेरा 2, और b2 कितना है मेरा k, c1 कितना है मेरा 7, और ये कितना है मेरा 14। देखो सब डबल है, ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो ये 2 है तो k भी क्या होगा, इसका डबल होगा कि नहीं होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे कर देना, किसी इक्वेशन सॉल्व कर देना। ये लो, इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 = 2/k, तो k की वैल्यू तब भी कितनी आ जाएगी 4। बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब हम करते हैं वीडियो का एकदम लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इस बार मैंने आपको सारे क्वेश्चन एडवांस ही कराए, ज़्यादातर एडवांस, खाली सिर्फ टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ठीक है, और एरिया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा दिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है रेखीय समीकरण, मतलब जो है हमारी क्वेश्चन दे रखी है, क्या क्वेश्चन है, 2x माइनस का y और माइनस का 4 = 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 = 0 निम्नलिखित रेखा है y अक्ष किस बिंदु पे मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कुछ ऐसा पॉइंट है, समझ में क्या, मतलब ये हमारा पूरा एक्सिस है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ x से कुछ होगा तो y से कुछ होगा, ठीक है, यहाँ भी x से कुछ होगा y से कुछ होगा। तो y के पॉइंट उसने पूछे हैं कि y के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, एक मिनट साफ करता हूँ हल्का सा।
अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो मेरा y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, कितनी हो जाएगी मेरी 2x माइनस का 4, यही हमारी y की वैल्यू, समझ में आ गया ये। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, कितनी मिलती है, माइनस का x और माइनस का 1 मिलती है, दोनों मिलती है ये। अब इन्हीं को एक बार सॉल्व कर दीजिए। चलो मान लो अगर मैंने x को अगर 0 माना है, ठीक है, दोनों के अंदर मैंने x को 0 मान लिया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितने मिलेगी -4, तो एक तो हो जाएगा 0 और -4, और इसके अंदर अगर मैंने x को 0 मान लिया तो कितना मिलेगा मुझे -1, तो 0 और -1 ये दो पॉइंट हमारे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं ये, ऑप्शन 1 के अंदर, 1 है 2 है जी सही, ऑप्शन 1 के अंदर, तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर कोई और वैल्यू डाल के देखो। चलो जैसे मैंने मान लो कि x की वैल्यू अगर 1 मान ली, क्या मान ली 1, नीचे वाले में अगर मैंने 1 मान ली, तो 1 मानने पे y की वैल्यू क्या आएगी मेरी, -1 है, और 1 मान ली तो कितना, -1 कितना हो जाएगा -2, लेकिन यहाँ तो 0 दे रखा है तो ये हट जाएगा। चलो मैंने x की वैल्यू अगर जैसे 0 मान ली तो -3 तो नहीं आ रही, तो ये भी हट जाएगा। और यहाँ पर 4 मान लो, अगर मैंने y की वैल्यू, या फिर यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने y की वैल्यू, या फिर सॉरी x की वैल्यू मैंने अगर 4 मान ली, तो यहाँ मैंने 4 मान ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4 दूनी 8 और माइनस का 4, तो 8 में 4 गए तब भी कितना आ रहा है 4, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा, तो ये भी कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, एक बार करके देखना, जो मैंने कहा वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। मैंने बताया ना आपको, जो है महा मैराथन का मतलब यही है कि सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप पेपर आराम से क्रैक कर दो। ठीक, कोस्ट गार्ड के भी जो भी इतने भी यूट्यूब पे चैनल है वो कोई नहीं करा रहा था टफ क्वेश्चन, बस मैं ही हूँ जो करा रहा हूँ। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज भी मैं ही करा रहा हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।